नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। पहले हम एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और उसके बाद में बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक्सियल लाइन किसको बोला जाता है? किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट हमने दिखा रखी है और मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m और दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2l। इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है स्मॉल m इंटू 2l के बराबर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा किधर माना जाता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब हमें इस बार मैग्नेट की जो एक्सियल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर इसके सेंटर O से किसी r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। तो आपको बार मैग्नेट दे रखी है जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है 2l और इसके सेंटर से r दूरी के ऊपर आपको इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। अब इसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी मैग्नेट हो, उसके किसी भी पोल से r डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई बार मैग्नेट है और इसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ है स्मॉल m, तो किसी भी एक पोल से r दूरी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है, इस पोल की वजह से होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कोई भी मैग्नेट हो, उसके किसी भी एक पोल से r दूरी पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7 के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस बार मैग्नेट में दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल्स का बारी बारी हम P पॉइंट के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके। और उसके बाद में क्या करेंगे? उस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ये आपको करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। कोई भी बार मैग्नेट हो, उसके किसी भी एक पोल से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अभी तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो साउथ पोल है इसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 बोल रहा हूं, तो ये जो साउथ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? देख के बताओ, दूरी बताओ कितनी है। ये जो साउथ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है r और सेंटर से ये जो हाफ दूरी होती है किसी भी मैग्नेट के लिए l के बराबर होती है, क्योंकि दोनों पोल्स के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं? 2l लिखते हैं। तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई? l। तो P पॉइंट से इस साउथ पोल की जो दूरी है वो कितनी होगी? तो ये होगा r, ये होगा l, तो कितनी हो गई? r प्लस l के बराबर। ठीक है, तो अब इस साउथ पोल का इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द साउथ पोल। पहले लिख देते हैं, चलो इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, कितना होगा? इसको मैं B1 बोल रहा हूं। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m है यहाँ पे और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r प्लस l, तो उसका स्क्वायर कर दो और कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो दिखा दो। जैसे साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है और नॉर्थ पोल के लिए हमेशा आउटवर्ड होगा। वो जो साउथ पोल है उसकी तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। साउथ पोल के लिए किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ पोल की तरफ लेना है। ठीक है, तो B1 का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर और डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, साउथ पोल की तरफ है। इसी तरीके से ये जो नॉर्थ पोल है इसकी वजह से हम P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। कौन से पोल की वजह से फाइंड करना है? नॉर्थ पोल की वजह से। ये जो नॉर्थ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? देख के बताओ। यहां से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी l है, तो r में से टोटल दूरी, r में से l को माइनस कर दो, ये दूरी आ जाएगी अपने पास। कितनी होगी ये? r माइनस l के बराबर। तो बताओ इस नॉर्थ पोल से r माइनस l दूरी के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा?
इसको B2 मान लेते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है, यानी कि r माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो नॉर्थ पोल की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ लेना है, दूर जाना है इससे, तो ये हो गया B2। अब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो एक ही डायरेक्शन में है, नहीं जी, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो इनमें से आपको बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करके, यानी कि बड़े मैग्नेटिक फील्ड में से छोटा मैग्नेटिक फील्ड माइनस करके रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे दो फोर्स होते हैं, एक 10 न्यूटन का इधर लग रहा है फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, एक 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 10-3, यानी कि 7 न्यूटन इधर आएगा। उसी तरीके से B1 और B2 में से चेक करो ज्यादा कौन सा है, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बताओ ज्यादा कौन सा है, B1 ज्यादा है B2 ज्यादा है, फॉर्मूले देख के भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे बाकी चीजें तो सेम है, यहाँ पे r माइनस एल लिखा है, यहाँ पे r प्लस एल लिखा है, और क्योंकि r माइनस एल छोटा होगा r प्लस एल की कंपेरिजन में, इसलिए ये वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। अपोन में अगर वैल्यू छोटी होती है तो आंसर बड़ा आता ना, तो B2 इज ग्रेटर देन B1 लिख देते हैं इधर, हियर B2 इज ग्रेटर देन B1, सो दैट क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको B2 में से B1 को माइनस करना है। कितना आसान है, देखो सॉल्व कर लो इसको। B इक्वल टू, अब मैं B2 माइनस B1 करूंगा तो जो कॉमन है उनको अलग कर लेते हैं एक बार चीजें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m ये कॉमन है, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, देखो एलसीएम कितना आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई क्या, ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे जो अपॉन में लिखा ना, ये है r माइनस एल और ये है r प्लस एल, तो इसको तो आप मिला के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी बोल सकते हो। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरीके से बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है इसलिए होल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस है ना बीच में। अब देखो बीच में ये वाला एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसका जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है वो तो आपस में कैंसिल, इसमें जो 2rl है वो बच जाएगा, और इसका जो माइनस 2rl होगा वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2rl बन जाएगा। तो 2rl इसका और 2rl इसका टोटल मिला के कितना हुआ, 4rl हो गया, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं 4rl, ठीक है। अब यहाँ पे अगली स्टेप देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m, ये जो 4rl है इसको मैं 2l इंटू 2r लिख रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये जो स्मॉल m है और ये जो 2l है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बोला जाता है बार मैग्नेट के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या चीज होती है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स के बराबर होता है। इसका मतलब स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 2l को मैंने लिखा कैपिटल M, और क्या बचा 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 2, ऐसा कुछ आया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो L डिस्टेंस होगी बार मैग्नेट के लिए, मतलब सेंटर से किसी भी एक पोल की डिस्टेंस, ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। यहाँ पे ये जो L है उसकी कंपैरिजन में R क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें एल स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा और आर स्क्वायर कंपेरेटिवली बड़ा होगा। तो जो छोटी चीज है, यानी अगर ये बहुत ही छोटा है तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर पावर 2
ये तो हटा ही दिया अपने, ऑलमोस्ट जीरो है इसकी कंपैरिजन में, नेग्लिजिबल है इसलिए इसको हटा रहे हैं एल स्क्वायर को। आर स्क्वायर पावर 2 ये बन जाएगा आर की पावर 4, एक आर ऊपर भी है तो ये कैंसिल होके आर क्यूब बचेगा नीचे। तो फाइनली जो आंसर अपने पास निकल के आएगा कब, जब आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि जो आर है वो ज्यादा है एल की कंपैरिजन में, तब हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब आएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर पावर 2 आर पावर 4 बना, एक आर कैंसिल तो नीचे आर क्यूब बचेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी बार मैग्नेट हो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो पॉइंट या साउथ पोल की तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा, फॉर्मूला आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन और देख लेते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया इस पॉइंट के ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो आपको ये तो पता ही है कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2 ज्यादा है, तो रिजल्टेंट B2 की डायरेक्शन में ये आना चाहिए। तो ये आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये B2 की डायरेक्शन में। जो बड़ा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हमेशा रिजल्टेंट आता है, तो B2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर इस फॉर्मूले को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले को, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे B के ऊपर और इधर M के ऊपर हम वेक्टर सिंबल लगा देते हैं। ये जो वेक्टर सिंबल है ये आपको ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये याद रखना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डेरिवेशन देखो। कोई भी स्टेप में अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम बार मैग्नेट की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, तो ये जो बार मैग्नेट है इसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको तो बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट होगा इस बार, मान लो कि पॉइंट यहाँ पे है और ये दूरी है r, तो मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से r दूरी के ऊपर पॉइंट है। और ये जो मैग्नेट है इसके लिए जो बेसिक चीजें वो बता देते हैं, जैसे इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, दोनों पोल्स के बीच में टोटल डिस्टेंस है 2l, तो हाफ डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो आप, l लिख सकते हो। ये वाले डिस्टेंस भी कितनी होगी, l। टोटल डिस्टेंस को 2l माना जाता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए अपनी, इसलिए हम 2l मानते हैं। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट के ऊपर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं P, तो इस P पॉइंट के ऊपर आपको इन दोनों पोल्स का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखना पड़ेगा और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। पहले हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल से कितना दूर है। देखो ये वाली दूरी है L, ये वाली दूरी कितनी है R। तो बताओ देख के डायग्राम कि ये वाली जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, ये L है ये R है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, यहाँ पे देखो दिखा क्या आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनियस मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसी तरीके से ये जो P पॉइंट है इसकी इस नॉर्थ पोल से दूरी बता देंगे, कितनी होगी ये दूरी बोलो, ये डिस्टेंस भी उतनी आएगी जितनी ये वाली डिस्टेंस थी, ये आएगी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बराबरी होगी। अब ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m इंटू 2l के बराबर, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये किसके बराबर होता है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। अब पहला काम तो ये करेंगे कि इन दोनों पोल्स की वजह से बारी बारी हम P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो पोल है और ये जो पोल है ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, और ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पोल्स का
इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? एक तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेट की, और दूसरी चीज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना है पोल से। तो पोल से दोनों पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ भी बराबर है, इसलिए दोनों पोल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पे वो बराबर ही आएगा। तो मैं लिख देता हूं हियर B1 इक्वल्स टू B2, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। और कितना होगा? तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उसका स्क्वायर करना है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो ये B1 भी इतना ही होगा और B2 भी इतना ही होगा, दोनों सेम ही होंगे। ये अपने पास आ चुका है। अभी डायरेक्शन बताओ। अब देखो ये जो साउथ पोल है इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड लेना है, साउथ पोल की तरफ लेना है। तो इस पॉइंट पे साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल की तरफ आएगा। ये आ गया अपने पास B1। और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस तरीके से आपको बाहर की तरफ लेना है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं B2। तो B1 और B2 की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई क्या? B1 तो होगा इनवर्ड, क्योंकि ये कौन से पोल का मैग्नेटिक फील्ड है? ये है साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड। और B2 क्या है? नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है। अब कुछ एंगल्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। अगर इधर थीटा एंगल बनेगा तो इधर भी क्या बनेगा? थीटा ही एंगल बनेगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो इधर थीटा होगा, तो इधर भी तो एंगल थीटा ही होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये देखो एक जेड बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए अगर ये थीटा है तो। और इसी तरीके से देखो इधर भी एक जेड बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये थीटा होगा। और इसके वर्टिकली अपोजिट, इसके सामने ये वाला जो एंगल आएगा ये भी थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि आपने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये चीज समझ में आई क्या आपको? हमने एंगल्स वगैरह एज्यूम कर लिए। ये वाला एंगल है थीटा, इधर भी थीटा होगा। फिर ये एक जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये सामने वाला एंगल ये भी थीटा होगा। समझ में आया? अब कंपोनेंट्स करते हैं। देखो कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं किसी भी वेक्टर के। कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस होता है और दूसरे वाला साइन होता है। तो ये जो B1 है इसके कंपोनेंट कर रहा हूं मैं पहले। तो इसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये आएगा B1 cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मैन वेक्टर बीच में रहना चाहिए ये वाला। तो एक कंपोनेंट उधर होगा एक इधर होगा, ये आएगा B1 साइन थीटा। ऐसे ही आपको B2 के कंपोनेंट करने हैं। B2 का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा B2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, उसका नाम क्या रखेंगे बोलो? B2 साइन थीटा। ये हमने कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स कर दिए। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं B1 और B2, जब आपने इन दोनों के कंपोनेंट किए तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो B1 और B2 बराबर है ना यहाँ पे, इसलिए जो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो B1 B2 बराबर है, तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा क्या होंगे? इक्वल। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों कंपोनेंट तो हो गए कैंसिल, और सिर्फ ये दो कंपोनेंट जो कि एक ही डायरेक्शन में है ये ऐड होंगे। तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B, वो कौन से वाले कंपोनेंट्स को ऐड करने पे मिलेगा? एक तो B1 cos थीटा और दूसरा B2 cos थीटा। साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो चुके हैं। अब क्योंकि B1 और B2 बराबर है इसलिए B1 cos थीटा और B2 cos थीटा भी बराबर ही होंगे, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2B1 cos थीटा, है ना, दोनों बराबर ही हैं इसलिए इसको ऐड करके लिख दिया 2B1 cos थीटा। B1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा भी आएगा। देखो cos थीटा क्या होगा? तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें बताओ cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एल के बराबर, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा है। अब देखो यहां पे भी ये लिखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पे भी लिखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। जब आपको बेस सेम दे रखा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा b इक्वल टू, इन दोनों की पावर मिला के बन जाएगी 3/2, ये 1 और ये 1/2। और बाकी एक चीज और देखो यहाँ पे, ये स्मॉल m है, ये 2 है और ये l है, m इंटू 2l, ये सब मिला के क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M, और डिवाइडेड बाई क्या करूं बोलो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 लगा देनी है। आया समझ में। अब वापस से वही चीज एज्यूम कर लो कि L की कंपैरिजन में R काफी ज्यादा है, ये एज्यूम कर लिया हमने, लेट R इज ग्रेटर देन L। तो ये जो L स्क्वायर वाली टर्म है ये बहुत छोटी होगी R स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये बचेगा, और इसका पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपको पावर की पावर दे रखी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2 3 बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और डिवाइडेड बाई क्या करूं, यहाँ पे एल स्क्वायर तो उड़ा चुके हैं अपन नेग्लिजिबल मानते हुए, आर स्क्वायर पावर 3/2 यानी कि आर क्यूब बनेगा। ये आया समझ में, ये है फाइनल आंसर। तो जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई आर डिस्टेंस पे पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। अब डायरेक्शन और देख लेते हैं कि डायरेक्शन किधर आएगी। जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपको डायरेक्शन लेनी है। जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब दोनों की डायरेक्शन देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, अपोजिट आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब लिखेंगे। देखो ये जो माइनस का सिंबल है ये आपको ये बताएगा कि जो m की डायरेक्शन है यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई भी वेक्टर हो उसके आगे माइनस सिंबल लगाने से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो m की जो डायरेक्शन है, m की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उसके अपोजिट यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ये चीज क्लियर है एकदम। और याद करो एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या आया था अपने पास में, दिखा देता हूं आपको। एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस सिंबल तो डायरेक्शन बता रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हुआ कि एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डबल आ रहा है इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में। आया समझ में, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन की कंपैरिजन में क्या होता है, डबल होता है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, छोटे क्वेश्चंस में ये पूछते हैं बहुत बार कि एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट के लिए, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा डबल होगा इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, आर दोनों के लिए सेम होना चाहिए। मतलब जितना डिस्टेंस पे आप एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उतना ही डिस्टेंस पे आपको इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फाइंड करना है, तब उसमें ये रिलेशन आएगा अपने पास। ठीक है, अगर डिस्टेंस आर अलग अलग होगी तो फिर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तब ये नहीं लगाना है। आया समझ में, क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन दे रखा है, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर with the north pole of one touching the south pole of the other. Find the magnetic moment of the system. ये एक सिस्टम की बात कर रहा है जिसमें दो मैग्नेट्स हैं और दोनों मैग्नेट्स कुछ इस तरीके से रखी हैं। जो पहली मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को टच कर रहा है, और दोनों इस तरीके से रखी हैं कि एक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल को टच कर रहा है। इस तरीके से इनको रखा हुआ है, दोनों की लेंथ बराबर है।
नॉर्मली हम लेंथ को क्या लिखते हैं, 2l लिखते हैं। किसी भी बार मैग्नेट की जो लेंथ है उसको क्या लिखा जाता है, 2l। यहाँ पे उसको l बोला इसने, कोई दिक्कत नहीं है, l मान लो, ठीक है। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ स्मॉल m होगी। आइडेंटिकल मैग्नेट्स है तो इन दोनों मैग्नेट्स की पोल स्ट्रेंथ इक्वल मानी जाएगी, जैसे इसकी भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और स्मॉल m। किसी भी एक मैग्नेट में दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है। अब क्योंकि ये दूसरी मैग्नेट भी इसके जैसी है, इसलिए इसमें भी हमने पोल स्ट्रेंथ उतनी मानी है जितनी इसके अंदर मान रखी है, ठीक है। बाकी एक मैग्नेट में तो दोनों बराबर ही होंगे हमेशा, वो कभी अलग अलग नहीं होते, ठीक है। अब आपको इस सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जा रहा है। पहले तो ये बताओ, इनमें से किसी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? एक मैग्नेट का पूछ रहा हूं मैं, वो होगा m इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि स्मॉल m इनटू l कर देंगे। पहले का भी इतना ही होगा, दूसरे का भी इतना ही होगा, आइडेंटिकल मैग्नेट्स है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या मानते हैं हम लोग? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। बार मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चले जाओ। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा फर्स्ट मैग्नेट का। सेकंड मैग्नेट का किधर लेना है? साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर लेना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। दोनों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको मैं अलग से ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। पहली जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया ऊपर की तरफ और दूसरे का इधर आ रहा है, तो इसको मैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको उठा के मैं यहाँ पे इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अगर आगे की तरफ शिफ्ट किया जाए इसी के पैरेलल, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ऐसा मैंने क्यों किया है? इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। जब भी आप n वेक्टर्स को ऐड करते हो या दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो सबसे पहले उनको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, और अब देखना है कि इनके बीच का एंगल कितना है। एंगल कितना है? ये 90 डिग्री होगा ना। अब आपको वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला चिपकाना है बस। जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, जैसे ए और बी दो वेक्टर उनके बीच का एंगल है थीटा, तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो लगा दो यहाँ पे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो, या सॉरी टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा इन दोनों मैग्नेट्स का, वो आएगा जैसे m का स्क्वायर, दोनों m और m ही है, और एंगल थीटा 90 है, तो आप लिखोगे m स्क्वायर प्लस 2m इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बोलो? कॉस 90 होता है 0, तो ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी, और अंडर रूट के अंदर 2m स्क्वायर आएगा। सॉल्व करोगे तो आएगा √2m के बराबर, और m कितना है? स्मॉल m इंटू एल के बराबर है। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा स्मॉल m की टर्म्स में वो आएगा √2 इंटू m इंटू एल। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन को और कैसे घुमा के पूछ सकता है? ये जो दूसरी मैग्नेट है उसको किसी एंगल के ऊपर रख दीजिए इससे, या इसको उठा के किसी एंगल के ऊपर ले जाए इससे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि दोनों मैग्नेट जिस तरीके से रखी हुई है उसके हिसाब से आपको इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल, इसका तो आंसर ही आ चुका है। एक सिंपल एग्जांपल और देखो, जैसे ये मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और दूसरी मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट से, सपोज पहले का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m और दूसरी का भी m, तो इनका आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है। तो इस बार मैंने सिर्फ एंगल चेंज किया है। पहली जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होगा? इस वाली मैग्नेट का साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर होगा, दूसरे का इधर होगा। और दोनों वेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो इनकी टेल आपस में कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये इनके बीच का एंगल माना जाएगा, 60 डिग्री मानेंगे। तो बस आपको फॉर्मूले के अंदर थीटा क्या पुट करना है? 60, बाकी सॉल्व करना है। अच्छा एक और केस देखो, मान लें कि दो मैग्नेट्स है, इस तरीके से रखा गया है। ये दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं। ये पहली मैग्नेट है ऊपर वाली, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसका। ये दूसरी मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब इसका आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर वाली का m दे रखा है, नीचे वाली का भी m दे रखा है। इसका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का। तो पहली मैग्नेट का किधर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर होगा। दूसरे का किधर लोगे? दूसरे का भी इधर ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे।
अगर इनके बीच में कुछ एंगल होता तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते, अभी डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। तो m और m कितना हो गया 2m, ये इसका आंसर। और अगर एक मैग्नेट नीचे वाली मैग्नेट उल्टा रख देते तो, साउथ इधर होता नॉर्थ इधर होता तो फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाते, तो कितना आता टोटल, फिर 0 आता। आसान है, कर सकते हो ना इस टाइप की क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी मैग्नेट्स दे रखे हैं उनको कैसे रखा हुआ है वो देखना आपको, ठीक है, और उसके हिसाब से वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमेशा वेक्टर एडिशन किया जाता है, ठीक है। देखो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बार मैग्नेट की ये बात कर रहा है, और उस बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ नहीं दे रखी, इसने डायरेक्टली आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया है, इसका कितना है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे। बार मैग्नेट की लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपको इस बार मैग्नेट के सेंटर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। पहला जो पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे है और दूसरा पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो जब आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली गिवन है तो ये डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, पोल स्ट्रेंथ की हमको जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम अगर एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/r³, ये यूज करेंगे। ये जो μ0/4π है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 0.4 डिवाइडेड बाई r³, r मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, जो आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है। 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो 0.5 मीटर लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 का क्यूब, तो ये तो आएगा अपना एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जा रहा है, ये तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है और सेम डिस्टेंस पे आपको इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जाए तो उनमें रिलेशन आपको याद रखना है। इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ होता है, तो ये जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे, तो ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा अपने पास, ठीक है, बिल्कुल आसान है, नोट कर लो इसको। ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, देखो जरा इसको, तो ये आएगा 6.4 × 10⁻⁷ टेस्ला, और इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 6.4 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा 3.2 × 10⁻⁷ टेस्ला के बराबर। ये आ गया अपने पास में इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम, ठीक है।